So welcome back once again after very long time. I want to prepare some video for you. और बच्चों ने बोला कि सर ARS का जो नेट का एग्ज़ाम है वो बहुत करीब आ रहा है। सो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में मैंने खुद ARS नेट क्वालिफाई किया था 2018 में। तो बच्चों ने कहा कि मैंने भी यही भरा है। तो खास करके बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चों के लिए जो एग्रीकल्चर बायोटेक भरे हैं उनके लिए मैं वीडियो पर्टिकुलरली बना रहा हूँ। तो बड़ा पेशेंटली सुनिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डिस्कशन पर्पस एंड योर प्रिपरेशन पर्पस। सो ये जो एग्ज़ाम है दो तरीके से होता है। एक तो आप ARS नेट के लिए क्वालिफाई करते हो यानी नेट आपको मिलता है, और दूसरा जो मिलता है वो साइंटिस्ट पद के लिए आप करते हो अप्लाई। तो जो साइंटिस्ट पद के लिए जो अप्लाई करते हो उसमें दोनों चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। फर्स्ट तो आपको जैसे मेंस और प्री जैसे दो एग्जाम होते हैं, तो पहले आपको नेट वाला जो एग्ज़ाम है जो सब लोग देते हैं वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। सेकंड अटेम्प्ट में जो रिटन एग्जाम है वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा फॉर ए साइंटिस्ट पोजीशन। ओके। सो अभी हम ARS नेट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि अब एग्जामिनेशंस के समय नज़दीक होंगे। आपको भी सिलेबस देख करके बहुत बार लगता होगा क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्योंकि सम हाउ सेम बिल्कुल तरीका है जो भी है उसे हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही आप होम पेज पे जाएंगे ARS नेट के साइट पे, तो आपको इस तरह से डिसिप्लिन्स मिलेंगे। और डिसिप्लिन 1 में ही आपको मिलेगा खास करके एग्रीबायोटिक की स्टोरी। तो एग्रीबायोटिक जो है डिसिप्लिन 1 to 10 में आता है। तो यहीं से मैंने सिलेबस को डाउनलोड किया है। आप भी चाहें तो सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी को बहुत कम समय में तैयार करना है। So the syllabus is somehow similar to the CSR examination, but in ARS exam question are very to the point. आपको क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, बिकॉज क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत इजीली सॉल्यूशन आपको लगेगा कि 4 ऑप्शंस है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट क्या होता है ना, अक्सर हम गलती करते हैं जब बहुत इजी क्वेश्चन सामने देखते हैं तो हमारी जो माइंडसेट है ना वो उतना ही जल्दी उस पर फोकस करने की कोशिश करती है और हम जो करना चाहते हैं वो गलत करके आते हैं। ARS में हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा देने की कोशिश करते हैं। जब एग्जाम दे के आएंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे, बट जब रिजल्ट आएगा तो आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट 2017 में दिया था तो मुझे लगा था कि नहीं, अरे हम तो निकाल ही लेंगे, पता चला मेरा हुआ ही नहीं। कारण ये था कि निगेटिव पॉइंट्स बहुत बनते हैं। तो आप जब क्वेश्चन जब भी टच करोगे तो बड़ा सोच समझ के करना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में जो पहला यूनिट है, ठीक है, वो है सेल एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये तो बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके हैं और इसके लिए कुछ नहीं, पाथ फाइंडर उठाइए और अच्छे से पाथ फाइंडर को पढ़िए, और इतना काफ़ी है। पाथ फाइंडर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बुक जो हम आपको सलाह देंगे एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के लिए वो है BD सिंह की बुक और HS चावला। ठीक है, तो चावला जी की बुक हो गई और BD सिंह की बुक हो गई, और जा करके ये हो गया आपका पाथ फाइंडर। ये 3 बुक से ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। पहली बात आप अपने दिमाग में डाल लो कि इससे ज़्यादा बुक पढ़ना ही नहीं है। सब पाथ फाइंडर से हर एक चीज़ें आपको देखनी है, नोट तैयार करना है। और एग्जामिनेशन में क्योंकि आप ऑलरेडी CSR के लिए बैठे होंगे तो CSR से बहुत ईजी पेपर्स होते हैं, बट इसमें क्या है, कन्फ्यूज़न बहुत होता है, और कन्फ्यूज़न में आप हमेशा गलती करेंगे। ठीक है, तो उससे आपको बचना है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल आर्किटेक्चर, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी apparatus, पेरियोक्सिजोम, ग्लाइक्सिजोम, सेल डिवीजन, सेल रेगुलेशन, सेल साइकिल, प्रोटीन सिक्रेशन एंड टारगेटिंग सेल्स एंड सेल डिवीजन एंड ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चों को बिल्कुल पढ़ के जाना है, वो यहाँ से सेल डिवीजन, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, प्रोटीन सिक्रेशन एंड टारगेटिंग, एज वेल एज सेल डिवीजन एंड ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ये पॉइंट जो है किसी भी एग्जामिनेशन में आप देख लो उठा करके, चाहे वो DBT हो, चाहे वो कोई भी JRF का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे CBSE UGC का जो नेट होता है उसमें भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो यूनिट है वो है बायोमोलिक्यूल्स एंड मेटाबॉलिज्म। बायोमोलिक्यूल्स एंड मेटाबॉलिज्म इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ माइंड। सो आई एम नॉट गोइंग इन द डीप ऑफ दिस थिंग्स, बट हाँ आपको ये कहेंगे कि हाँ फिर आपको पाथ फाइंडर से छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करना है, नोट्स तैयार करना है। और यहाँ पे आप अगर फॉलो करना चाहते हैं तो एक बुक है UC सत्यनारायणा। UC सत्यनारायणा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। UC सत्यनारायणा से आप बायोकेमिस्ट्री पोर्शन आप देख सकते हो। और इस एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलरली मैं बहुत हाई लेवल की बुक्स आपको रिकमेंड नहीं करूँगा,
क्योंकि ARS एग्जामिनेशन बहुत सिंपल एग्जामिनेशन है, बट हाँ बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ। सो यू हैव टू वेरी काम एंड बी प्रैक्टिकल। क्योंकि इस एग्जामिनेशन में मैंने जो फील किया, सेकंड टाइम मेरा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे जिसमें 110% मैं श्योर था। तो आप भी वही क्वेश्चन आप टिक करोगे, वही क्वेश्चन आप वहाँ पे करके आओगे जिसमें आपकी श्योरिटी बहुत मैक्सिमम है, ठीक है। अब है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिसिस HMP, है ना, एंड साइट्रिक एसिड साइकिल, मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ये सारी बातें बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस कर रखी हैं। और अपकमिंग कोशिश मैं करूँगा कि आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री पोर्शन में बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है पढ़ाना और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि आई विल गिव द सेपरेट लेक्चर ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। सो प्लांट एंड एनिमल हार्मोन्स, है ना, थोड़ा बहुत एनिमल हार्मोन्स भी आप देखिएगा क्योंकि थोड़ा बहुत पूछता है यार इसमें, ठीक है। फंक्शनल मॉलिक्यूल, एंटीऑक्सीडेंट, है ना, न्यूट्रिएंट प्रिकर्सर, HSP, एंटीवायलेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। हिट्स ऑफ प्रोटीन के बारे में भी आप थोड़ा पढ़िएगा, ठीक है। अब है एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉट ओनली इन दिस एग्जामिनेशन, CSR में तो एंजाइमोलॉजी से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको एंजाइमोलॉजी में सबसे पहले करना है एंजाइम के स्ट्रक्चर, कन्फर्मेशन कैसे बदलते हैं, है ना, जो हाइपोथेसिस है, लॉकिन की हाइपोथेसिस और वगैरह वगैरह, वो सब पे ध्यान दीजिए। क्लासिफिकेशन, ऐसे आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, है ना। तो स्पेसिफिसिटी क्या होती है एंजाइम की, है ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, एक्टिव साइट क्या होता है, एक्टिव साइट को म्यूटेट करने के बाद क्या हो सकता है एंजाइम के, है ना। एंजाइम मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, है ना। इमोबलाइज एंजाइम क्या होता है, कैसे एंजाइम को इमोबलाइज करके हम वेरियस डिजीज को क्योर करने में हम इसे यूज कर रहे हैं ना। प्रोटीन इंजीनियरिंग आप कैसे कर सकते हैं ना, और इसके कितने एप्लीकेशंस हो सकते हैं ना। अब थेरेपेटिक्स के लिए एंजाइमोलॉजी के जो इमोबलाइज्ड एंजाइम्स हैं, जैसे आप देखते होंगे आज वेरियस जो किट्स बनाए जा रहे हैं, अभी जो कोविड का टेस्ट, जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का जो टेस्ट है, वो भी क्या है, इट्स इमोबलाइज्ड प्रोटीन, इमोबलाइज्ड एंजाइम्स। सो दिस अगेन वेरी क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक पर्पस। अब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पे आते हैं। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का जो है कॉन्सेप्ट ऑफ जीन पता होना चाहिए आपको, जीन क्या होता है ना। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम आपको पता होना चाहिए, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स के बीच में अच्छे से मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या क्या डिफरेंसेज हैं, क्रोमोजोम में क्या डिफरेंसेज हैं, और बाकी चीज़ें आपको ध्यान से एक जगह कलेक्ट करना है और जितना नोट बना सकते हो इन पर्टिकुलर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। तो स्टार्ट पेन एंड पेपर एंड ट्राई टू राइट डाउन माय पॉइंट्स, दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू गाइज, ओके। सो स्प्लिट जीन क्या होती है, ओवरलैपिंग जीन क्या होती है, स्यूडो जीन क्या होती है, सारा चीज़ बहुत अच्छे से मेंशन है आपके पाथफाइंडर की बुक में, जाके आप एक बार चेक कीजिए, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता चलेगा। म्यूटेशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कैसे होता है, इंड्यूस कैसे होता है, साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस कैसे करते हैं। साइड डायरेक्टेड रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में होता है, तो उसको हम यूज भी करते हैं आजकल वेरियस पर्पस में, और खास करके ट्रंकेट प्रोटीन करने में या फिर प्रोटीन के फंक्शनल एक्टिव साइट को बदलने के लिए हम लोग ऐसा काम करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोजेबल एनिमल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारा हो गया मॉलिक्यूलर बैकग्राउंड का। अब हम जीन एक्सप्रेशन की बात करें तो जीन एक्सप्रेशन में यूनिट नंबर 5 में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो भैया आप कोई भी एग्जामिनेशन उठा लो, वेदर इट इज नॉर्मल एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, जो ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है तो बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए ना, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, कैसे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स में जीन एक्सप्रेशन के पैटर्न कैसे चेंज होते हैं, प्रोकैरियोट्स कैसे ट्रांसक्रिप्शन करता है, यूकैरियोट कैसे करता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस क्या होते हैं, एनहांसर क्या होता है, एक्टिवेटर क्या होता है, रिप्रेशर क्या होता है, को रिप्रेशर क्या होता है, को एक्टिवेटर क्या होता है ना। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। और इंडिविजुअल जीन प्रोमोटर क्या होता है ना, और कंस्टिट्यूटिव प्रोमोटर्स क्या होते हैं, इस सब के बीच में आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट तैयार करके रखना पड़ेगा। जैसे कि प्लांट में 35S प्रोमोटर क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन करता है। तो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर क्या होता है, स्पेसियो टेम्पोरल प्रोमोटर्स होते हैं जो एक खास टाइम पॉइंट पे एक्टिव होते हैं, कुछ टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर्स होते हैं, कुछ और भी होते हैं। तो इन सारे प्रोमोटर्स के काम और फंक्शंस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। तो अब डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शंस, जेनेटिक कोड क्या होता है, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए आप क्या क्या टेक्निक यूज कर सकते हो। सबसे पहले एमसा यूज कर सकते हो, है ना। फिर आप क्या कर सकते हो, चिप यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारे टेक्निक है जो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए यूजफुल हैं, जो कि हम जब हम टेक्निक्स के डिस्कशन में जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे, और हो सकता है कि आपको मेरे चैनल पे एक आध वीडियो ऑलरेडी प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन पे आपको मिले, ठीक है।
mechanism of translation and its control, post translation modification. So this again very important topic for you guys. So ये हुआ आपका जीन एक्सप्रेशन पैटर्न, जिसे आप अच्छे से पढ़िए, किसी भी एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको एक ही बुक दे सकता है, वो है गैरेट एंड गैरिशम। गैरेट एंड गैरिशम इज द वन ऑफ द बेस्ट बुक टू अंडरस्टैंड द जीन एक्सप्रेशन पैटर्न, ठीक है। लैलिंजर में भी बहुत अच्छे से है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि फॉलो गैरेट एंड गैरिशम फॉर मॉलिक्यूलर जीन एक्सप्रेशन पैटर्न्स। समझना हो तो उससे पढ़िए, ठीक है। अब है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा बुक यूज करो। कोई बुक यूज मत करो, सिर्फ विकीपीडिया यूज करो। विकीपीडिया से सारे टेक्निक को पढ़ो और अच्छे से याद रखो, और इससे मतलब कि मैं कहता हूँ ये रामबाण आपके लिए होगा। विकीपीडिया से पढ़ो सारी टेक्निक्स को, और बहुत कम टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए और न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए और आरएनए। अब न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन चाहे साउदर्न हो, नॉर्दर्न हो, वेस्टर्न हो, और एक ईस्टर्न हाइब्रिडाइजेशन भी है, उसको बारे में पढ़िए। कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है ना। साउदर्न में डीएनए देखा जाता है, वेस्टर्न में प्रोटीन देखा जाता है, और भी देखा जाता है, कार्बोहाइड्रेट देखा जाता है, और कार्बोहाइड्रेट और शुगर्स के भी बहुत सारे हैं। तो आपको ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा, ठीक है। इम्यून रिस्पांस, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज को कैसे हम प्लांट सेक्शन में यूज करते हैं, ये आप थोड़ा सा पढ़ो, है ना। एलाइजा हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं और एलाइजा का क्या इम्पैक्ट होता है, डीएनए सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ जीनोमिक्स सीडीएनए लाइब्रेरीज, तो सीडीएनए लाइब्रेरीज कैसे बनाते हैं, कैसे क्लोनिंग करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीआर है, आरटीपीसीआर है ना, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन है, क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी में बहुत तरह के वेरिएंट्स हैं क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के, उनको पढ़िए। और इसके लिए भी पाथफाइंडर की एक स्पेशलाइज्ड बुक है, आप उसको फॉलो करेंगे तो वो भी आपके लिए द बेस्ट ऑप्शन है। अब है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति, खास करके जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, उनको जीन क्लोन तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो एक बहुत साइलेंट फीचर है कि अगर आप किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करना चाहते हो, किसी भी प्लांट को, किसी भी एनिमल सिस्टम को मॉडिफिकेशन करना है, तो आपको जीन को क्लोन करके पर्टिकुलर सिस्टम में आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो ये होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का खेल। तो आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और उसका कैसे यूज होता है, कितने तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, कैसे कट करते हैं, कैसे मिथाइलेट होते हैं, कैसे वो नहीं कट कर पाते हैं, ये सारी बातें आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए बहुत अच्छा पॉइंट्स मेंशन है, एक बहुत अच्छा डिफरेंस क्रिएट करके लिखा हुआ है, वो है बुक लैलिंजर में, आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। साइलेंट फीचर एंड यूज ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर्स। वेक्टर्स जो हम यूज करते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, दे आर व्हीकल्स। ये क्या करते हैं कि जब आप जीन इंसर्ट करते हो तो वो अपने कैसेट्स में उसे इंसर्ट कर लेते हैं और जाकर के एक्सप्रेशन वेक्टर में, एक्सप्रेशन कैसेट्स में वो इंट्रोड्यूस होते हैं। फिर आप उसको जाकर के सब क्लोनिंग स्ट्रेटजी के थ्रू जहाँ लेके जाना हो ले जा सकते हो। और अगर मान लो आपको सीक्वेंसिंग करना है, एसएनपीज ढूंढना है, क्रोमोसोमल वॉकिंग करना है, तो इस सब के लिए जीन क्लोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना चाहिए कि एनिमल में कैसे करते हैं, प्लांट में करते हैं, और इसके क्या रिस्क हैं। रिस्क असेसमेंट बहुत जरूरी है। एंड आईपीआर रेगुलेशन एंड इथिक्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीन क्लोनिंग। अब ऐसा आप नहीं कर सकते हो कोई जीन ह्यूमन का क्लोन करके ह्यूमन में डाल दो, है ना। ह्यूमन पे रिसर्च बैंड है, तो आपको पता होना चाहिए कि आईपीआर भी एक बहुत बड़ा इशू है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एज वेल एज इथिक्स इन रिसर्च। आप रिसर्च तो करोगे, लेकिन इथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च में, कि आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे भी किसी को भी आहत हो, ठीक है। अब है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कोर हार्ड टर्म को आप कहाँ से पढ़ो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हार्ड कोर टर्म्स पढ़ना हो तो द बेस्ट बुक इज लॉडिस, है ना। और बेंजामिन की भी बुक है, उसमें भी बहुत अच्छे से है। और अगर आप चाहें तो ये सब शॉर्ट इंटरवल के लिए नहीं है। शॉर्ट इंटरवल के लिए मैं आपको बस यही बोलूँगा कि आप पाथफाइंडर पढ़ें, विकीपीडिया पढ़ें, और मस्ती से आपको मैंने बताया है कि प्लांट सिस्टम के रिलेटेड जो भी चीज़ पढ़ना है तो बीडीसी इज द बेस्ट बुक, ठीक है। अब है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्रोटीन बायोसिंथेसिस इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, दोनों में डिफरेंसेस बहुत अच्छे से आप क्रिएट करके रखो। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस, कितने मॉडिफिकेशन, कैसे मॉडिफिकेशन होते हैं और उसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जीन रेगुलेशन, आरएनए प्रोसेसिंग, कैसे आरएनए प्रोसेस होता है। आरएनए भी कई तरह के होते हैं, है ना, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, तो ये सबकी प्रोसेसिंग अलग तरीके से होती है। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कैसे होता है ना। तो बायोफोर्टिफिकेशन कैसे हो सकता है, जीन पिरामिडिंग कैसे कर सकते हैं, जीन को फ्यूजन कैसे कर सकते हैं, है ना। नैपजाइन टेक्निक क्या है ना। इस सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। और सच में कहता हूँ, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे, सिलेबस वही है, सेम है, बस थोड़ी सी डिफरेंसेज हैं कि आपको कैसे इन चीज़ों को अच्छे से देखना है ना। अब है
फोटो रेगुलेशन एंड फोटोक्रोम्स। ये अगर आपको पढ़ना है तो इसके लिए सबसे बढ़िया है तेज एंड जिगर। तेज एंड जिगर के लास्ट पोर्शन में जो सर्कैडियन है, प्लांट सर्कैडियन, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फोटो रेगुलेशन एंड फोटोक्रोम रेगुलेशन ऑफ न्यूक्लियर एंड क्लोरोप्लास्ट जीन एक्सप्रेशन, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हर साल आता है, इस बार भी आएगा, लिख लीजिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ वेरियस स्ट्रेसेस लाइक, इस सेक्शन से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बायोटिक हो चाहे बायोटिक हो, है ना, हैवी मेटल्स हो, बैक्टीरिया है, फंगल है, वायरल डिजीज है, तो मतलब कि आपको स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज पढ़ने हैं, चाहे वो बायोटिक फॉर्म से हो या एबायोटिक फॉर्म से हो, ठीक है। सिग्नल ट्रांसडक्शन आपको पढ़ना है और हार्मोन के रेगुलेशंस, ठीक है, कैसे हार्मोन एक्ट करता है माइटोकॉन्ड्रियल जीन एक्सप्रेशन को चेंज करने के लिए, फर्टिलिटी को, स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनाइजेशन को, है ना। तो ये सारी चीज़ें हार्मोन रेगुलेशन पे भी प्लांट में बहुत ज़्यादा रेगुलेट होता है। तो सारे प्लांट हार्मोन को आप अच्छे से पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगेन बहुत आपको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन चीज़ों को देखो। अब है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर एक बहुत ही रबस्ट टेक्निक है, आपको आजकल के RDT रिकॉम्बिनेंट इंडियन टेक्नोलॉजी में, है ना। आज प्लांट प्रोपगेशन करना है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम उगा ही नहीं सकते, जैसे जर्मीनियम। जर्मीनियम का क्या है, इंडिया में नहीं ग्रो कर सकते, क्यों? क्योंकि इसके सीड्स फर्टाइल ही नहीं, इसके सीड फर्टाइल इंडिया में है ही नहीं। तो आप क्या करोगे, द ओनली वन ऑप्शन यू हैव दैट यू कैन ग्रो थ्रू टिश्यू कल्चर। जो चीज़ें हम नॉर्मली ग्रो नहीं कर सकते, टिश्यू कल्चर के थ्रू उसे ग्रो कर सकते हैं। तो दिस टेक्निक्स, सोमा क्लोनल वेरिएशन और गेमेटोक्लोनल वेरिएशंस भी आप पढ़िएगा, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, क्लोनल प्रोपगेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सेलुलर टोटिपोटेंसी। प्लांट के सारे सेल टोटिपोटेंट होते हैं, नॉट इन एनिमल। एनिमल में ऐसी कोई खास बात नहीं है कि सारे सेल्स, सिर्फ जाइगोट ही है जो टोटिपोटेंट है, बाकी जाइगोट के बाद जो भी सेल्स होते हैं एनिमल में वो टोटिपोटेंसी को लॉस्ट कर जाते हैं, है ना। सोमा क्लोनल एंड गेमेटोक्लोनल वेरिएशन, है ना। हाइब्रिड एम्ब्रियो कल्चर एंड एम्ब्रियो रेस्क्यू, एम्ब्रियो को भी रेस्क्यू करते हैं जब हमारे पता है कि उसका जो सीड है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो हम एम्ब्रियो को निकाल करके रेस्क्यू करके सिंथेटिक सीड्स बनाते हैं, और सिंथेटिक सीड्स बना करके हम उसको फिर हम काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना। एप्लीकेशन और ये सारी चीज़ें आपको BDC में बहुत अच्छे से मेंशन है, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन, ये तो मेरा काम ही है, हम इसी फील्ड में काम करते हैं। मेरी पूरी PhD इसी फील्ड से बिलोंग करती है। तो ये तो मैं कहूँगा कि अगर आप रियली बहुत कुछ चाहते हैं अपने लाइफ में, तो सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स पे आप थोड़ा ध्यान दें। म्यूटाजेनेसिस है, क्रायोप्रिजर्वेशन है, प्लांट टिश्यू कल्चर एंड रिपोजिटरी है, जो बनाते हैं हम लोग कि प्लांट को टिश्यू कल्चर फॉर्म में रिपोजिटरी बहुत बड़े बड़े बनाए जाते हैं ताकि हम वहाँ पे प्लांट को कंजर्व कर पाए, है ना। अब है प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सपोज कि कोई प्लांट है जो बहुत अच्छा है लेकिन उसमें इंसेक्ट लग जा रहा है, तो आप इंसेक्ट रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हो, पेस्ट रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हो, और भी बहुत सारे स्ट्रेस रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हो, चाहे वो बायोटिक फॉर्म का हो चाहे बायोटिक फॉर्म का हो, आप कैसे कर सकते हो। तो ये एक ही है कि प्लांट को आप जेनेटिकली मॉडिफाई करो, यानी इंजीनियर करो। तो आप क्या करोगे, आइसोलेशन ऑफ जीन फ्रॉम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जहाँ से आएगा उस जीन को आप आइसोलेट करें। आप क्या करेंगे, जीन कंस्ट्रक्ट बनाएंगे, टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन चेक करेंगे, है ना। अब आपके पास यहाँ पे आता है मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर इन प्लांट। मेथड इन जीन ट्रांसफर जो है प्लांट में, वो बस एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर है। आप जो भी कर लें एग्रोबैक्टीरियम पे पहुंचना पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप डायरेक्ट वेक्टर से करें या जैसे करें। तो मॉलिक्यूलर एनालिसिस ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक नेटवर्क क्रॉप इंप्रूवमेंट, आजकल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो क्रॉप इंप्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं और प्लांट के पोटेंशियल को चेक करने की लगातार हम लोग कर रहे हैं, जैसे इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस, है ना, वायरल रेजिस्टेंट, फंगल रेजिस्टेंट, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, एबायोटिक स्ट्रेस में खास करके हार्बिसाइड टॉलरेंस, ये सब पढ़िएगा और बहुत अच्छे से ये सब के एग्जाम्पल्स को देखिएगा। जैसे फ्लेवर सेवर टोमेटो है, उसमें क्या किया गया, कैसे बनाया गया, ये सारी चीज़ों को पढ़िए, क्योंकि आप एक बायोटेक्नोलॉजिकल पर्पस के लिए आप नेट देने जा रहे हैं। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये DBT की एक बहुत ही खास पहल है कि प्लांट्स को कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे उसे रेगुलेट करना है। अभी तो बायोसेफ्टी नॉर्म्स रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें अभी नहीं अच्छे से इंडिया में है, बायोसेफ्टी रेगुलेशन नॉर्म्स ही नहीं है। और बहुत जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनको एक अलग फियर है, वो अलग पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता आपसे, बिकॉज आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द सिलेबस। सो गाइज, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मी ऑल्सो, दैट इज़ द मॉलिक्यूलर मार्कर्स। मार्कर्स कई तरह के होते हैं, एक होते हैं जेनेटिक मार्कर्स जो यहाँ पे मेंशन है ना, DNA मार्कर्स,
और दूसरा होता है बायोकेमिकल मार्कर, है ना, रिपोर्टर्स, है ना, रिपोर्टर भी एज ए मार्कर काम करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी एज ए मार्कर यूज होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस पर्पज़ के लिए क्या मार्कर हम चूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम डीएनए मार्कर की बात कर रहे हैं। डीएनए इज ऑल्सो यूज एज ए मॉलिक्यूलर मार्कर। प्रिंसिपल है कि वो कैसे काम करता है। तो तरह तरह के डीएनए मार्कर्स हैं, लाइक आरएफएलपी, जैसे रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। ये एएफएलपी है, रैंडम आरएपीडी है। सबसे पहले आरएपीडी आया था। आरएपीडी एक कैसा है, डोमिनेंट मार्कर है, इसलिए आरएपीडी को हम यूज नहीं कर सकते अगर को डोमिनेंट टाइप का कोई नेचर हो। अगर कोई रिसेसिव जीन प्ले कर रहा हो तो आप आरएपीडी मार्कर से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आरएपीडी का भी लिमिटेशन है ना। हर एक जो भी डीएनए मार्कर्स हैं उनके एक बहुत ड्रॉबैक्स भी हैं। एसएसआर और एसएनपी जो मार्कर हैं वो बहुत ज़्यादा जीनोमिक डाइवर्सिटी और क्रॉप डाइवर्सिटी, है ना, जेनेटिक डाइवर्सिटी पढ़ने के लिए जो लोग काम करते हैं, खास करके मॉलिक्यूलर ब्रीडर्स जो होते हैं, ये दो मॉलिक्यूलर मार्कर को बहुत हार्शली यूज करते हैं, खास करके एसएसआर और एसएनपीज को, ठीक है। जीन मैपिंग कैसे करेंगे, है ना, और कैसे आप पूरे जीनोम में आप जा करके कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, है ना, और उसके एप्लीकेशन देंगे। तो आई थिंक इतना काफ़ी है आपके लिए समझने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। आई थिंक होप दिस थिंग्स विल हेल्प यू गाइज। और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा क्योंकि आजकल एक तो कोविड की सिचुएशंस हैं, इसमें भी मैं थोड़ा परेशान चल रहा हूँ, और दूसरी बात वीडियोज़ नहीं आने के सबसे बड़े कारण ये है कि यार मैं खुद एक स्कॉलर हूँ, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं होता कि मैं आप लोगों को मदद कर पाऊँ। आप लोग आपस में इंटरेक्ट कीजिए, अच्छे से मिलिए, बात कीजिए, और एक सही में साइंटिफिक टेम्परामेंट बना के पढ़िए। आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ। अभी तो थोड़ी सी कंस्ट्रेंट है टाइम की, तो जैसा होगा वैसा हम आपके साथ रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। सी यू सून इन टू द नेक्स्ट। बाय।